गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर के लिए आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पेपर में एक नया टॉपिक, वो है मनी सप्लाई। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई और उसका मेज़रमेंट कैसे होता है। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था मनी क्या है। मनी का रेगुलेशन इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कैसे करेंसी इशू किया जाता है, उसके पीछे किस तरह से बैकअप रिजर्व्स रखे जाते हैं, ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई क्या है और एक कंट्री में मनी सप्लाई का मेजरमेंट कैसे होता है। तो देखिए, मनी सप्लाई प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। In economic analysis, it is generally presumed that money supply is determined by the policy of central bank of a country and the government. देखिए, किसी भी कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी और इंटरेस्ट रेट, इन दोनों को ही डिटरमाइन करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो होता है मनी सप्लाई का। अगर कंट्री में मनी की सप्लाई किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंक्रीज़ होती है, तब क्या होगा, प्राइजेस का लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी। जब पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, और जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो डिमांड जितनी फ्लेक्सिबिलिटी से, जितनी स्पीड से इंक्रीज़ होगी, उतनी स्पीड से सप्लाई अगर नहीं इंक्रीज़ हो पाती है, हम ये मान के चलते हैं कि एक जो सडन फ्लक्चुएशन डिमांड में होता है, उसी स्पीड से सप्लाई को एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, तो प्राइजेस का लेवल बढ़ेगा, परचेजिंग पावर कम होगी। तो किसी भी कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी के लिए मनी सप्लाई का एक रैशनल लेवल होना ज़रूरी है। मनी सप्लाई किसी लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और लिमिट से कम भी नहीं होनी चाहिए। यह लिमिट कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमिटी, जो ये आपका कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इससे जुड़े हुए जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वह टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उसी से यह डिसाइड होता है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट, जो भी पब्लिक को लोन मिलेगा या फिर जो कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिलता है, वह भी डिसाइड होता है किससे? हमारी कंट्री में मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक एनालिसिस में जनरली यह माना जाता है कि मनी सप्लाई जो है वो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी जो पॉलिसीज़ है, हमें पता होगा हमारी कंट्री को रेगुलेट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ गवर्नड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फिस्कल पॉलिसी इज़ गवर्नड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यह दोनों पॉलिसीज़ हमारी कंट्री में इकोनॉमिक जो सिचुएशंस है उसको, इकोनॉमिक सिचुएशंस को रेगुलेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। However, this is not fully correct as in the determination of money supply. Besides central bank and government, the public and commercial banks also play an important role. हालांकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक या फिर स्टेट गवर्नमेंट, केवल गवर्नमेंट का ही रोल होता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने में, ऐसा नहीं है। पब्लिक की हैबिट्स, लाइक पब्लिक की बैंकिंग हैबिट्स ज़्यादा है या कैश होल्डिंग हैबिट्स ज़्यादा है, उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, यह भी डिफाइन करता है कि कंट्री में मनी सप्लाई कितना होगा या कंट्री में इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी होगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड इट्स मेजरमेंट। बाय मनी सप्लाई वी मीन द टोटल स्टॉक ऑफ मॉनेटरी मीडिया ऑफ एक्सचेंज अवेलेबल टू अ सोसाइटी फॉर यूज़ इन कनेक्शन विद इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी कंट्री में टोटल मनी का जो स्टॉक है उसे हम कहेंगे मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मीन्स मॉनेटरी मीडिया एक्सचेंज के लिए हमारी कंट्री में कितनी करेंसी अवेलेबल है, डिमांड डिपॉजिट्स कितना है, हमारे पास फिक्स डिपॉजिट कितना है। लोग फिक्स डिपॉजिट भी मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो हम इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही मेज़र करते हैं कि कंट्री में मनी की सप्लाई कितनी है। द मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल सम ऑफ मनी अवेलेबल टू द पब्लिक इन द इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा हमने पीछे पढ़ा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी कंट्री की पब्लिक के पास में जो टोटल सम ऑफ मनी अवेलेबल है, जो स्टॉक अवेलेबल है, दैट इज़ नोन एज मनी सप्लाई। दैट इज़ मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट in sharp contrast to the national income,
which is a flow representing the value of goods and services produced per unit of time usually taken as a year. जो हमारा नेशनल इनकम वेरिएबल है, नेशनल इनकम जो मैक्रो कंपोनेंट है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है. फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि वो टाइम ओरिएंटेड है. एक पर्टिकुलर ईयर में किसी कंट्री में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है वो होता है नेशनल इनकम, जबकि मनी सप्लाई है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी की अवेलेबिलिटी पब्लिक के लिए. मनी सप्लाई ऑलवेज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक. यहाँ पे पब्लिक का जो मनी है, लुक, जो मनी के इशूअर्स है, जो मनी इशू करने वाली बॉडीज़ हैं, उनके पास जो मनी रखी है वह मनी सप्लाई में नहीं आती है. जो उन्होंने पब्लिक यूज़ के लिए कंट्री में रिलीज़ कर दी है, केवल वही मनी सप्लाई में इंक्लूड होगी. द टर्म पब्लिक इंक्लूड्स हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस अदर देन बैंक्स एंड द गवर्नमेंट. यहाँ पे पब्लिक में हम हाउस होल्ड्स को इंक्लूड करेंगे, फर्म्स को, इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करेंगे, कॉरपोरेट हाउसेस को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक से, गवर्नमेंट है, उसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे. लेट अस एक्सप्लेन द टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई एट सम लेंथ. हम कुछ कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले एक टर्म हम लेंगे, करेंसी विद द पब्लिक. क्या अर्थ है लोगों के हाथों में करेंसी क्या है उसका. इन ऑर्डर टू अराइव एट द टोटल करेंसी विद द पब्लिक इन इंडिया वी एट द फॉलोइंग आइटम्स. अगर हम यह जानना चाहते हैं कि इंडिया की पब्लिक के पास में टोटल करेंसी कितनी है, तो उसके लिए हम कुछ आइटम्स को ऐड करेंगे. सबसे पहले करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी करेंसी रिलीज़ की है, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सर्कुलेशन में लाए गए करेंसी नोट. फिर आता है नंबर ऑफ रुपी नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन. इन्हें अलग इसलिए लिखा गया है क्योंकि इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है. तो 1 रुपी नोट और कॉइन्स कितने सर्कुलेशन में है. उसके अलावा स्मॉल कॉइन्स, अगर फ्रैक्शन में जो कॉइन्स आते हैं, पैसा में जो आते हैं, वह भी सर्कुलेशन में है, तो वो भी इसी में ऐड किया जाएगा. तो हम बेसिकली हम अगर मोटा मोटा देखें तो दैट इज़ करेंसी नोट्स, कॉइन्स और बैंक रुपी नोट्स, दैट इज़ ऑल्सो नोट फॉर्म में होगा. तो यह आपका होगा टोटल करेंसी पब्लिक के पास कितना है. डिमांड डिपॉजिट्स विद द पब्लिक. करेंसी के बाद में आता है डिमांड डिपॉजिट्स विद द पब्लिक. द अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई आर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द बैंक्स. कि जो पब्लिक है उनका बैंकिंग सेक्टर में कितनी डिमांड डिपॉजिट्स है. दीज डिमांड डिपॉजिट्स हेड्स बाय पब्लिक आर ऑल्सो कॉल्ड बैंक मनी या फिर डिपॉजिट मनी. जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट में मनी है, आपका करेंट अकाउंट में मनी है, तो यह मनी किस में इंक्लूड होगा, डिमांड डिपॉजिट. इसे बैंक मनी या डिपॉजिट मनी भी कहते हैं. इन्हें हम चेकिएबल डिपॉजिट्स कह सकते हैं. मीन्स इनके अगेंस्ट जो कस्टमर है वह चेक इशू कर सकता है. मीन्स उनका पैसा वह एटीएम से, चेक से ऑन डिमांड जब चाहे तब विड्रॉ कर सकता है. अब हम कुछ मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे. इसमें हम बेसिकली लेते हैं M0, M1, M2, M3, M4. यह मनी सप्लाई को मेज़र करने के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. Not all of them are widely used and the exact classifications depends on the country. इन सभी का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, इनमें से कुछ ही कंपोनेंट्स का ज़्यादा प्रयोग होता है और इनकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वह कंट्री से कंट्री वेरी कर सकती है. अलग अलग कंट्री में इनकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है. जो M0 एंड M1 है उसे नैरो मनी भी कहा जाता है. Normally it includes coins and notes in circulation and other money equivalents that are easily convertible into cash. इसमें जनरली जो पब्लिक के हाथ में कैश है उसे और जो डिमांड डिपॉजिट्स है उसे ही लिया जाएगा, ताकि उसे मतलब वही सारी चीज़ें ली जाती है जिसको ईजिली कैश में कन्वर्ट किया जा सके. M2 includes M1 plus short-term time deposits in banks and 24-hour money market funds. M2 में M1 के कंपोनेंट्स सारे आएंगे. उसके अलावा शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स मीन्स टाइम डिपॉजिट्स वो जो कि कम ड्यूरेशन की हो, और उसके अलावा मनी मार्केट के जो फंड्स है 24 आवर्स के लिए, दीज फंड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन M2 कंपोनेंट.
M3 includes M2 plus longer term time deposits and money market funds with more than 24-hour maturity. M4 includes M3 plus other deposits. M4 में M3 के अलावा other deposits भी आएगी. The term broad money is used to describe M2, M3, M4 depending upon the local practices. अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग M2, M3 या M4 को ब्रॉड मनी कहा जा सकता है. इनकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग होती है. तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इंडिया में M1 की क्या डेफिनेशन है. जो पहले डेफिनेशन दी हुई थी वह एक ओवरऑल डेफिनेशन है. अब हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं. तो सबसे पहले M1 में दिस कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई रेफर्स टू currency is C. It includes paper money, metallic coins of all the denominations. सारे डिनोमिनेशंस के मेटेलिक कॉइन्स और पेपर मनी जो कि हम कह सकते हैं करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक. फिर आता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स. इट इंक्लूड्स सेविंग डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सेक्टर. फिर आता है अदर डिपॉजिट्स जिसे ओडी से डिनोट करते हैं. इट इंक्लूडिंग द डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ क्वेसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस such as Industrial Finance Corporation of India, State Finance Corporation, Industrial Development Bank of India, Agriculture Refinance and Development Corporation, deposits of International Monetary Fund IMF. मीन्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास अगर किसी भी तरह की डिमांड डिपॉजिट्स है, एक्सक्लूडिंग इसमें क्या नहीं आएगा, जो आपका कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट का या आपकी कंट्री के कमर्शियल बैंक्स का मनी आरबीआई के पास डिपॉजिटेड है, वो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सो C प्लस DD प्लस OD ये आपका M1 कंपोनेंट है. M2 कंपोनेंट. दिस कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई इज डिवाइस्ड टू इंक्लूड पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट इन द M2 कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई. M2 कंपोनेंट में आप M1 के सारे कंपोनेंट्स लेंगे, उसके अलावा आप प्लस करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट. Note that the time deposits remain excluded even from M2, making it narrow measure of money supply. In order of liquidity, M2 ranks next to M1. M2 में आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स को प्लस करेंगे M1 के अलावा. यह टाइम डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि M2 को भी नैरो सेंस में ही यूज़ किया जाता है. M1 के बाद में सबसे अधिक लिक्विड फॉर्म होता है M2 का. M3 कंपोनेंट. M3 कंपोनेंट जो है उसमें M1 के बाद आप टाइम डिपॉजिट्स प्लस करेंगे. इसका मतलब देखिए कि इसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट्स इंक्लूडेड नहीं है. M1 जो है उसमें आप टाइम डिपॉजिट्स मेजर ऐड कर देंगे. इसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी कहा जाता है, AMR. M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स. M3 एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई. Sorry, it was a noise disturb. M3 as a measure of money supply is shown preference by RBI. M3 जो है वह RBI के द्वारा सबसे अधिक यूज़ किया जाने वाला मनी सप्लाई का मेज़र है. M4 component of money supply, it is sum of M3 and post office saving deposit. M3 की सारी वैल्यूज़ को आप ले लीजिए और उसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स भी इंक्लूड कर दीजिए. मीन्स इसमें M1 के कंपोनेंट्स है, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स भी है, टाइम डिपॉजिट्स भी है, और आप पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स के बाद में वेट आई रिपीट M4 कंपोनेंट में आपका करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट. मीन्स ये सबको इंक्लूड करते हुए चल रहा है. सो दिस इज M4 component of money supply. While M2 is extension of M1, M4 is extension of M3. जिस तरह से M2 M1 का एक्सटेंशन है, M4 M3 का एक्सटेंशन है. M2 and M3 are recent concept. यह दोनों recent concept है. In liquidity, M2 ranks above M4. अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो M2 में लिक्विडिटी ज़्यादा है, M4 में कम है, क्योंकि M4 में टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूड हो चुकी है. RBI periodically provides estimate of money supply in terms of M1, M2, M3, M4 to indicate varying degrees of liquidity of different components of money supply.
आरबीआई समय समय पर इन चारों मेजर्स के लिए डेटा इशू करता रहता है। If arranged in descending order of liquidity, the four components will follow in order of M1, M2, M3 and M4. लिक्विडिटी का डिसेंडिंग ऑर्डर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी M1 में है, उससे कम M2 में, उससे भी कम M3 में और सबसे कम लिक्विडिटी M4 में है। M1 और M2 जो है वो नेरो मेजर्स है, जबकि M3 और M4 जो है वो ब्रॉडर मेजर्स है। यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। M1 में करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। M2 में M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। M3 इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स एंड M4 इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को छोड़ पोस्ट ऑफिस के सारे सर्टिफिकेट, सारे डिपॉजिट्स आ जाएंगे। मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्या है? मॉनेटरी एग्रीगेट्स आर ब्रॉड कैटेगरीज दैट मेजर द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। इन द यूनाइटेड स्टेट्स द स्टैंडर्डाइज्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स आर लेबल एज M0, जिसको हम फिजिकल पेपर एंड कॉइन कह सकते हैं, M1, ऑल ऑफ M0 प्लस ट्रेवलर्स चेक एंड डिमांड डिपॉजिट्स। इसमें M0 के बाद में ट्रेवलर्स चेक और डिमांड डिपॉजिट्स को इंक्लूड किया गया है। M2 में M1 प्लस मनी मार्केट शेयर्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स, an aggregate known as M3 which includes time deposits over $1 lakh and institutional funds. It has not been tracked by Federal Reserve since 2006 but it is still calculated by analysts. यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है कि मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो है यह किसी भी कंट्री में मनी सप्लाई को मेज़र करने की ब्रॉड कैटेगरीज है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको जिस तरह से डिवाइड किया है M0, M1, M2 एंड M3 वह यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू।